सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज। एक ऐसा सीरीज जो कि सभी जे एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं वो अपना रोटेशन का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट अलोंग विथ मेनी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंपलसरी भी है, राइट। पार्ट 2 में जो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं गारंटी करता हूं कि अगर आपने इन सारे वीडियोस के कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुना है तो आपसे जेईई मेंस का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। एट द सेम टाइम जेईई एडवांस में भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर है? हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, क्वेश्चंस ऑन रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, जहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है, राइट। थर्ड है अपना एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे हम लोग 2 सवाल देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इंपल्स इक्वेशन के साथ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्वेश्चन। इसके ऊपर बहुत सवाल पूछा जाता है। फिक्स्ड एंड फ्री कोलिजन, राइट। इस कॉन्सेप्ट को लेके बच्चों के मन में एक मिसकंसेप्शन है कि ये आपका जेईई एडवांस का कॉन्सेप्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेईई मेंस में इसके ऊपर आपको 2021 में भी सवाल पूछा गया था और पहले भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी, राइट। लास्ट में हम लोग यहाँ पे हिंज रिएक्शन देखेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे रोलिंग क्यों नहीं आया है। तो रोलिंग के लिए बच्चा एक्चुअली मैं शुरुआत में 2 ही पार्ट प्लान कर रहा था, लेकिन रोलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ सकता है मुझे। तो उसके लिए एक सेपरेट पार्ट 3 वीडियो होगा ताकि आपको कंप्लीट बेनिफिट मिले हमारे इस रिवीजन वीडियो का। क्लियर है? जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा ये टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, अभी के अभी जाके इसको ज्वाइन करो, एडुनिटी फॉर फिजिक्स। यहाँ पे हम लोग अपने सारे वीडियोस, कंटेंट्स, पीडीएफ्स को शेयर करते हैं ताकि आपके साथ एक भी कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अगर हम लोग और आगे बढ़े तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे रिवीजन वीडियोस के जितने भी लिंक्स है चैप्टर के साथ, यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। आपको इन लिंक्स पे सिर्फ क्लिक करना है तो वो रेस्पेक्टिव वीडियो खुल जाएगा, राइट। इस पूरे सेशन का जो पीडीएफ नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो सब आपको वहीं पे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते और स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट 2 वीडियो को। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमें समझना है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। अगर कोई पॉइंट मास है वो अगर v वेलोसिटी से ट्रैवल करता है तो हम वहां पे कहते हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, राइट, और वो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से प्योर रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें इसके हर पॉइंट के, इसके हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को लिख के ऐड करना होगा। तो सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एक बहुत छोटा सा डीएम पार्टिकल को अज्यूम कर लिया है और ये जो डीएम पार्टिकल है वो आपके एक्सिस से r दूरी पे है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा इस मोमेंट पे, दैट इज योर ओमेगा इंटू आर। ये v कितना होगा? ये v आपका ओमेगा इंटू आर होगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ पे होगा। तो हमें पता चल गया कि इस डीएम पार्टिकल का जो आपका एक काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू हाफ mv², दैट इज हाफ dm, और v की जगह हम लोग यहां पे लिखेंगे ओमेगा r का स्क्वायर। क्लियर है एकदम? अच्छा, अब ये आपका हो गया किसी एक पार्टिकल का एनर्जी। तो इसी तरीके से अगर हमने कंप्लीट एनर्जी निकालना होगा तो हम इसे करेंगे इंटीग्रेट। ओमेगा आपका कांस्टेंट है तो उसे हमने बाहर खींच लिया, तो इंटीग्रेशन dmr²। और आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन dmr² इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। तो यहां से आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन के आता है हाफ आई ओमेगा², जो आप शायद जानते होंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम लोग इसको पता कर सकते थे। क्लियर एकदम? अच्छा, अब ये तो वो सिचुएशन है जहां पे बॉडी आपका एक एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, लेकिन हमारे सामने वैसा भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जहां पे आपका बॉडी जो है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम तो रहा है, एट द सेम टाइम ये जो सेंटर ऑफ मास है वो भी आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहा है। ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, जहां पे आपका जो बॉडी है वो घूमता भी है और वो आगे की तरफ मूव भी कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में जो आपका सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा², वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ओमेगा² प्लस हाफ mv², जहां पे m होगा पूरे बॉडी का टोटल मास और v होगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी।
राइट ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है एकदम? अच्छा, अब यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि एक रॉड है जो कि इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, यानी कि ये इसी एक्सिस के अबाउट, एक ऐसा एक्सिस जो कि पी पॉइंट से पास कर रहा हो इनटू द प्लेन, इसी एक्सिस के अबाउट ये घूम सकता है। तो मान लीजिए कि जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है इस समय ओमेगा है, इसका मास m है, इसका लेंथ l है। तो अगर हमें कोई बोले कि भैया इसका काइनेटिक एनर्जी लिखो इस समय, तो वो सिंपली हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आई कौन सा? सो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस, सो आई पी ओमेगा स्क्वायर। और हमें पता है कि एक रॉड के एंड में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज ml स्क्वायर बाई 3। क्लियर एकदम? तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा आगे जाके और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपके पास एक इस तरीके का राइट गोल आकार का एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपको ट्रांसलेट भी कर रहा है और अपने सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट घूम भी रहा है, ऐसा सिचुएशन आपको रोलिंग में मिलेगा। तो जब हम लोग पार्ट 3 में रोलिंग डिस्कस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको भर भर के वहां पे इस्तेमाल होगा, और जेई मेंस में तो इस पे भर भर के सवाल भी आता है, एडवांस में भी, राइट। अच्छा, तो अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है तो सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे समझना होगा। अब यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से समझना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल तरीका है, ये किसी किताब में इस तरीके से नहीं लिखा रहता है। यहाँ पे k जो है वो एक कोएफिशिएंट है, डोंट कंफ्यूज दिस k विथ रेडियस ऑफ गायरेशन। हमने पार्ट 1 वीडियो में रेडियस ऑफ गायरेशन का जो सिंबल लिया था दैट इज rg, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज kmr स्क्वायर, जहां पे k की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर ये एक रिंग होता या फिर हॉलो सिलेंडर होता, k की वैल्यू 1/2 हो जाएगी अगर ये एक डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर होता, k की वैल्यू 2/3 होगी अगर ये एक हॉलो स्फीयर होगा, और k की वैल्यू 2/5 हो जाएगी अगर ये एक सॉलिड स्फीयर होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये k क्या बता रहा है, दिस इज सिंपली द कोएफिशिएंट ऑफ mr स्क्वायर। क्लियर है एकदम? अच्छा, तो ऐसे सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे इस पूरे सिस्टम का? तो वो अपना हो जाएगा हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि ये बॉडी कौन सा है, तो आई सी की वैल्यू हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। क्लियर एकदम? तो ये सब आपको लिखना आना चाहिए। बहुत से बच्चों को इसको लिखने में भी तकलीफ आती है, सो दैट इज वाई आई टुक दिस अप, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ सवाल आने वाले हैं ऑन रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, जहां पे हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ सकता है, राइट। तो आप चाहो तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो, सवाल रीड करो और फिर खुद से सॉल्व करो, और फिर आके सारे सवालों का सोल्यूशन आप देख सकते हैं। क्लियर है? सवाल क्या बोलता है, सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक मीटर स्टिक है, यानी कि उस स्टिक का, उस डंडे का जो लंबाई है वो 1 मीटर है, इज हेल्ड वर्टिकली विथ वन एंड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। It is gently allowed to fall on the floor, assuming that end at the floor does not slip. यानी फ्रिक्शन उस रॉड के एंड पे लग रहा होगा और उसे रोक रहा है स्लिप करने से। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड व्हेन इट हिट्स द फ्लोर। चलिए इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे एक स्टिक है जिसका लेंथ 1 मीटर रहा होगा, और वो इस तरीके से अभी फ्लोर पे वर्टिकल रखा हुआ है। अब ये आपको क्लॉकवाइज मान लेते हैं गिरना शुरू करता है, लेकिन इसका ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप नहीं कर रहा। स्लिप करना तो चाहता है लेकिन नहीं कर रहा है। हमसे सवाल में पूछता है कि जब ये रॉड इस फ्लोर को टच करने ही वाला था, उस समय इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी अबाउट दिस पॉइंट। तो हमें ओमेगा निकालना है इस पूरे सवाल में, राइट। अब बच्चे यहाँ पे पूछेंगे कि सर यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सर फ्रिक्शन लग रहा है, और आपने सर पहले भी बताया है और आप भी ये बात जानते होंगे कि अगर फ्रिक्शन आ जाता है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए। लेकिन बच्चा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल्दो ये आपको रॉड का एक इंटरमीडिएट पोजीशन है, राइट, जब वो कहीं बीच में होगा, तो आप देख सकते हैं फ्रिक्शन रॉड पे राइट साइड लग रहा है। रॉड आपको पीछे स्लिप करना चाहता है लेकिन फ्रिक्शन उसे रोक रहा है स्लिप करने से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल्दो फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट आपको डिस्प्लेस नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई वर्क डन है ही नहीं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, राइट। तो आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, राइट। यानी कि ये जो रॉड है उसने रॉड के सेंटर ऑफ मास ने
रॉड के सेंटर ऑफ मास ने कुछ हाइट लूज किया है, जिसके वजह से सिस्टम ने काइनेटिक एनर्जी गेन किया है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब इस तरीके का आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हो तो वहां पे आपको सेंटर ऑफ मास का हाइट लॉस देखना है। पहले सेंटर ऑफ मास यहां पे था, अब सेंटर ऑफ मास आपको यहां पे है, यानी कि वर्टिकल हाइट जो सेंटर ऑफ मास लूज किया है दैट इज L/2। So loss in potential energy is mgL/2 is equal to gain in kinetic energy। अब आपका जो रॉड है वो इस एंड के अबाउट रोटेट कर रहा था, तो आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में आई लेना होगा ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, √3GE/L आएगा, L की वैल्यू 1 है, यानी कि √30 रेडियंस पर सेकेंड इज द आंसर। क्लियर है? ओके, चलिए एक और सवाल देखिए। सवाल को रीड कीजिए, सॉल्व कीजिए और फिर आके इसका सोल्यूशन देखिए। सवाल में हमसे क्या कहता है कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है और इस पॉइंट पे अपने सेंटर पे वो हिंज्ड है, यानी इसी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस इनटू द प्लेन, राइट, इसी के अबाउट वो घूम सकता है। अब इस सिलेंडर के पेरीफेरी पे एक मास यहाँ पे चिपका हुआ है, एक मास यहाँ पे चिपका हुआ है, एक मास यहाँ पे अटैच्ड है। आपको इस सॉलिड सिलेंडर का मास दिया है, सिलेंडर का रेडियस दिया है, और ये जो 3 पॉइंट मासेस अटैच्ड है पेरीफेरी पे, आपको उनका मास भी दिया है 0.1 kg। हमसे कहता है फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट हैज स्वंग थ्रू 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये वाला जो मास है ना, इसका नीचे की तरफ एक mg लग रहा होगा, और उस mg की वजह से इसके सेंटर के अबाउट एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सिलेंडर घूमेगा। हमसे पूछता है कि जब ये आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो बताइए उस समय उस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर इसका नेक्स्ट फिगर बनाए तो आप देख सकते हैं, अगर ये पार्टिकल 1 था तो अब 1 यहां पहुंच गया होगा, अब 2 नीचे आ गया और 3 आपको यहां पे है। क्लियर है? आपको यहां पे सिर्फ यही जज करना है कि ओवरऑल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितने से डिक्रीज हुआ, एंड दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब शुरुआत में तो सिस्टम एकदम रेस्ट पे था, तो शुरुआत में कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, जो भी है वो बाद में है, दैट इज ड्यू टू दिस ओमेगा। अच्छा, आप यहां पे ध्यान से देखिए, अगर हम सिर्फ सॉलिड सिलेंडर के ऊपर फोकस करें तो सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास अभी भी यही है और बाद में भी यही था, तो सॉलिड सिलेंडर के पोटेंशियल एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन अगर आप लेफ्ट और राइट इमेज पे फोकस करें तो आप देखेंगे कि यहां पे भी एक येलो मास है, यहां पे भी एक येलो मास है, ठीक है, यहां पे भी एक येलो मास है, यहां पे भी एक येलो मास है, लेकिन यहां पे एक येलो मास है, राइट, और अब यहां पे एक येलो मास है। सो बेसिकली आप तो सिर्फ ऐसा समझो ना कि एक मास जो कि यहां पे था अब वो यहां पे है, विच मींस आर हाइट लॉस हुआ है। लेफ्ट और राइट फिगर में इफेक्टिवली सिर्फ इफेक्टिव लॉस पे फोकस करना है, सिर्फ इफेक्टिव लॉस पे फोकस करना है। तो ये वाला मास आप ऐसा समझो कि इफेक्टिवली यहां पे आ चुका है और आर हाइट लूज हुआ है। सो mgr इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी लॉस इन द सिस्टम। क्लियर है? और उसके बदले में जो काइनेटिक एनर्जी गेन होगा दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी ध्यान से लिखिएगा। फाइनली आपका जो सॉलिड सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर इज mr²/2, तो यहां पे लिखा हुआ है। और ये जो 3 पॉइंट मासेस है तीनों आपको सिमिलर मास है स्मॉल m, और सबका एक्सिस से जो दूरी है वो रेडियस के बराबर है। तो mr² और 3 मास था तो 3 यहां पे लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर। आपके पास सारा डेटा है, सारा वैल्यूज है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको √5 रेडियस पर सेकेंड निकल के आएगा। ठीक है, इस बात को फिर से मैं क्लियर कर दूं कि जो आपका नेट पोटेंशियल एनर्जी लॉस है वो सिर्फ लेफ्ट और राइट फिगर को जस्ट कंपेयर करना है कि ओवरऑल कितना मास नीचे आपका गया है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो जिस तरीके से टॉर्क जो है डिफाइन होता है R क्रॉस F से, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी आपका डिफाइन होता है R क्रॉस P से। लेकिन हमें इसे सिंप्लीफाई करके समझना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें बहुत क्विकली सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपके सामने कैटेगरी है वो एक पॉइंट मास के लिए है। आपके सामने यहाँ पे एक पॉइंट मास है जिसका मास स्मॉल m है और वो v वेलोसिटी से इस डॉटेड स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। ठीक है, वो तो भैया स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करता जा रहा है।
हमें पूछा जाता है कि बताइए ये एक रैंडम पॉइंट P है, इस पॉइंट P के अबाउट व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम अगर आप एक पॉइंट मास के लिए लिखने जा रहे हो तो आप यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हो mvd, जहां पे m मास हो गया, v इसका वेलोसिटी है और d क्या लेना है, सो d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम दिस डॉटेड स्ट्रेट लाइन, जिस पाथ के अलॉन्ग ये ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है। अब बच्चे पूछेंगे कि सर ये कहां से आया है, तो अभी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को होगा कि सर हमें कन्विंस कीजिए। पहले तो इस चीज को बहुत बार यूज करना पड़ेगा, इसको एकदम याद कर लीजिए, राइट। अच्छा, अब आते हैं इसके टेक्निकल डेफिनेशन पे, दैट इज आर क्रॉस पी। तो आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर फॉर्म में जो डेफिनेशन है आर क्रॉस पी है, और पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। तो आर क्रॉस एम वी वेक्टर, राइट, और क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि साइन थीटा आ जाएगा, सो एम वी आर साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे थीटा जो है कौन सा एंगल है, पॉइंट पी से आपने एक आर वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आर वेक्टर क्या होता है, मास का उस पॉइंट से जो आपका दूरी है, बढ़िया है। अच्छा, और थीटा कौन सा एंगल है, थीटा आपका ये वाला एंगल है, राइट, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा जाए तो ये भी आपका थीटा ही पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये आर है लेंथ में, ये एंगल थीटा है, तो क्या आर साइन थीटा ही डी नहीं था, क्या आर साइन थीटा ही अपना डी नहीं था। तो आप देखें यहाँ पे दोबारा से आपका एम वी डी आ जाएगा। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग, जब आपके पास इस तरीके से पॉइंट मास हो तो आप सिंपली यहाँ पे एम वी डी लिख सकते हो। क्लियर है। एक और बात आता है कि सर ये एंगुलर मोमेंटम जो वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, कभी कभी सवाल उस पर आ जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आर क्रॉस वी का जो डायरेक्शन होगा वही आपका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं आर वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है, वी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है। तो अगर आप राइट हैंड, आपको जो भी रूल लगाना हो, पाम रूल, थंब रूल, राइट, आप वो रूल लगाए और आप देखेंगे कि जो एल वेक्टर का डायरेक्शन आएगा इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए, वो आएगा आपको आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है। इतना क्लैरिटी होना जरूरी है, बेसिक क्लैरिटी है ये। अच्छा, अब अगर हम लोग यहां पे बात करें एक रिजिड बॉडी के लिए, ये तो भैया हो गया एक पॉइंट मास के लिए। तो रिजिड बॉडी में भी आपका दो कैटेगरी बनता है। पहला कैटेगरी, अगर कोई बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेट कर रहा हो, तो ये आपके सामने एक रॉड है, इस पॉइंट पी के अबाउट वो हिंज्ड है, और इस समय अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, राइट, तो इस रॉड का इस पी पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज नथिंग बट आई इंटू ओमेगा, राइट। जैसे टॉर्क था आई इंटू अल्फा, तो ये है आई इंटू ओमेगा। यहां पे डेरिवेशन में नहीं घुस रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। आई कौन सा आई, तो इस पी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। लेकिन अगर आपका बॉडी रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, राइट, जैसा आपको रोलिंग के सिचुएशन में हो सकता है, तो यहां पे आपके सामने एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास VCM से ट्रांसलेट कर रहा है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपका ये जो बॉडी है वो रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से। बॉडी का मास m है। अगर ऐसे बॉडी का किसी भी रैंडम पॉइंट P के अबाउट आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है, तो सबसे पहले इस P पॉइंट से इस सेंटर ऑफ मास पे आप एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देंगे R। तो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, क्या है, I इंटू ओमेगा, लेकिन I कौन सा, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला ये जो एक्सिस है, राइट, इंटू ओमेगा वेक्टर प्लस R क्रॉस P में P लीनियर मोमेंटम किसका, तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम, यानी कि कैपिटल M इंटू VCM। ये जो PCM है उसके जगह आ जाएगा M इंटू VCM। ठीक है, तो ये इसका आपका इक्वेशन है। इसका यूज आपको जेई मेंस लेवल पे शायद ही कभी ही करना पड़े, राइट, हाँ, लेकिन जेई एडवांस में इसका यूज आपको पड़ सकता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन फिर भी रेयरली पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, अब यहां पे आप एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं, 2019 जेई मेंस का सवाल है, 12 जनवरी सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, सवाल में हमसे क्या कहता है, A particle of mass 20 gram is released with an initial velocity 5 meters per second along the curve from the point A। सबसे पहले आप यहाँ पे शब्द देख लीजिए, पार्टिकल बोल रहा है, यानी कि ये आपको एक पॉइंट मास है। देखने में स्फीयर जैसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे रोलिंग वोलिंग कुछ नहीं सोचना है। अगर एक पॉइंट मास है तो वो आपको सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआत में इसके पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकेंड, वो यहाँ से ऐसे गिरना शुरू करेगा और हमसे कहता है कि जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा है,
right? The particle slides and along the frictionless surface. When the particle reaches the point B, its angular momentum about O will be how much? O के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा कि जब पार्टिकल B पॉइंट पे पहुंचा है उस समय उसका वेलोसिटी कितना था, राइट? अच्छा, तो शुरुआत में इसका वेलोसिटी u है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी v मान लेते हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए आप नॉर्मल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, राइट? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है? सो हाइट लॉसेस हाउ मच? h, सो mgh इज इक्वल टू, और काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन किया है? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। हमें गेन की बात करनी है, कितना गेन हुआ है। शुरुआत में तो इतना था ही और बाद में इतना है, तो बढ़ा कितना से? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको v की ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब हमसे यहाँ पे पूछता है कि बताओ o पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है। अब आपको वही चीज ध्यान में रखना है, mvd। तो यहाँ पे पार्टिकल का मास इनटू वेलोसिटी, और इस समय ये जो a प्लस h है ना, ये जो डॉटेड लाइन है कंप्लीट, यही बेसिकली आपको d है इसमें, तो राइट? d क्या है? a प्लस h ही है। तो यहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम इतना हो जाएगा। आपके पास v का इक्वेशन ऑलरेडी है, d की जगह a प्लस h है। आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा, एक और सवाल देखिए, 1990 का है। सवाल में प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा मिक्स किया गया है, राइट? बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है जेई मेंस के हिसाब से। तो सवाल में कहता है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल about the point of projection when the particle is at its maximum height h is how much? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो आपने एक पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है v वेलोसिटी से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमसे पूछता है जब पार्टिकल पहुंचता है, राइट? सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट, जहां से उसको प्रोजेक्ट किया गया था। तो भैया आपको तो पता है ना कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी होता है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है, दैट इज नथिंग बट v cos थीटा, वेयर थीटा इज 45 डिग्री। तो v cos 45 डिग्री, राइट? तो आप यहां पे देख सकते हैं L नॉट विच इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस O पॉइंट। तो आपको तो mvd वाले फॉर्मूले में d क्या लेना होता है? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? h इज व्हाट? मैक्सिमम हाइट। तो ये तो हो गया आपका mvd, राइट? जो आपका आने वाला है mvh बाई √2, और h क्या है? h इज द मैक्सिमम हाइट, और इसका हमारे पास फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप यहाँ पे इसे पुट करेंगे, u की जगह v और थीटा की जगह 45 डिग्री, तो आपको निकल के आएगा v स्क्वायर बाई 4g। आप इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए और ये आपका आंसर है, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जिस तरीके से आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था, बिल्कुल वैसा ही है। वहां पे हमने सीखा था कि नेट फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, राइट? वैसे ही टॉर्क आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो L होगा वो कांस्टेंट होगा, या फिर आप उसे कहते हैं कंजर्व्ड, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, राइट? पहले जो था वही बाद में रहने वाला है, सिमिलर टू F इज इक्वल टू dp बाई dt, राइट? अच्छा, लेकिन अगर आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 नहीं है, तो ये इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt को आप देखिए किस तरीके से मैन्युपुलेट करेंगे। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ dt, राइट? सो टॉर्क dt इज इक्वल टू dl। आप इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल टाउ dt इज इक्वल टू डेल्टा एल, और इसे हम कहते हैं एंगुलर इम्पल्स। जिस तरीके से हमारे पास लीनियर इम्पल्स टॉपिक था, वैसे हमारे पास यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स है, जिसे हम कहते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दिस अप्लाइड टॉर्क। क्लियर एकदम? चलिए, अगर हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स देखें ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो सबसे पहला कैटेगरी आपका ये आता है जहां पे मास एडिशन हो रहा है, और ऐसा सवाल आपको जेई मेंस में भर भर के पूछा गया है, चाहे वो आपका 2020 हो, 19 हो, या फिर इवन 2021 हो, राइट? अच्छा, तो सवाल में क्या है? शुरुआत में आपके पास यहाँ पे एक डिस्क है जो कि अपने इस एक्सिस के अबाउट ω1 से घूम रहा है। डिस्क का मास m, इसका रेडियस r है,
आपने क्या किया, इसके ऊपर इसके पेरीफेरी पे मान लीजिए एक स्मॉल मास m ऊपर से रखा है, सच दैट कि ये मास आता है और इसके साथ आके चिपक जाता है। क्लियर है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस एक्सिस के अबाउट अभी भी कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं। बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ पे जब आपने इसको रखा है तो इनके बीच में एक नॉर्मल लगा होगा, तो बच्चा वो नॉर्मल बेसिकली इंटरनल है। जितना नॉर्मल ये डिस्क इस पार्टिकल पे ऊपर लगा रहा होगा, उतना ही नॉर्मल ये पार्टिकल भी इस डिस्क पे नीचे लगा रहा था। तो इस एक्सिस के अबाउट अभी भी कोई टॉर्क नेक्स्ट एक्सटर्नल नहीं है। तो यानी कि आप इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करोगे। आप लिखोगे कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। ये आपका इनिशियल फोटो है, ये फाइनल फोटो है। तो हमसे पूछा जाता है कि इस मास को रखने के बाद अब जो सिस्टम का एक्सिस के अबाउट ओमेगा है वो कितना है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। तो शुरुआत में आई कितना है, mr²/2 ओमेगा 1 है, इज इक्वल टू बाद में इस पूरे सिस्टम का व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क का तो mr²/2 ही होने वाला है, लेकिन ये पार्टिकल जो कि r दूरी पे है अपने एक्सिस से, उसका हो जाएगा mr²। यह इक्वेशन से आप सॉल्व करके ओमेगा 2 फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर है? इसमें दूसरा वैरायटी होता है कि इस पार्टिकल की जगह आप इस डिस्क के ऊपर एक और डिस्क ला के रख देते हो। शुरुआत में ये सिचुएशन तो था ही, इसके ऊपर आपने एक और डिस्क लाके छोड़ दिया ऊपर से, राइट। अब कुछ समय बाद ये दोनों डिस्क जो है वो एक साथ घूमना शुरू कर देते हैं विद अ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा 2। शुरुआत में इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था अपने एक्सिस के अबाउट, बाद में ब्लू वाला डिस्क का तो I1 ही रहेगा, मान लेते हैं इस ब्राउन वाले डिस्क का I2 है, राइट। अब हमसे यहां पे पूछा जाता है कि बताइए ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, राइट। अब अगेन आप यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, एंड दैट इज शुरुआत वाला एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू बाद का एंगुलर मोमेंटम। तो अब इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो टोटल एडअप करना पड़ेगा ना, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2। एक तो यहां से आप ओमेगा 2 निकाल सकते हो। दूसरा जो हमसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो शुरुआत में आपका सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी है हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस बाद में सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर है? एक्चुअली होता क्या है कि इन दोनों के बीच में जब आपने शुरुआत में इस ब्राउन वाले को इस ब्लू वाले डिस्क के ऊपर रखा है, तो इन दोनों के बीच में एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना। उस स्लाइडिंग फ्रिक्शन के वजह से ही थोड़ा सा एनर्जी का लॉस हो जाता है, राइट। उतने डेप्थ में जाने की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। अगर समझ पा रहे हो वेल एंड गुड, बट स्टिल यू मस्ट नो हाउ टू अप्लाई दिस, क्योंकि ये वैरायटी आपको बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वेरी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, और 2020 में इसके ऊपर सेम सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो सवाल समझ लेते हैं। आपके पास यहाँ पे एक रॉड है और वो इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। हिंज का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि इसी पॉइंट के अबाउट वो रॉड घूम सकता है बेसिकली, राइट। अच्छा, अभी ये वर्टिकल रॉड आपको रेस्ट पे है। एक आपके सामने यहाँ पे पॉइंट मास है जिसका मास m है और वो u वेलोसिटी से आ रहा है, और वो इस रॉड के साथ टकराता है और इसके एंड पे जाके चिपक जाता है। ठीक है, स्टिक कर जाता है। ये स्पेशल कैटेगरी है जहां पे स्टिकिंग हो रही है, राइट। अगर स्टिकिंग नहीं होती तो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे बाद में। और अच्छा, तो मान लेते हैं कि स्टिक करने के बाद ये पूरा जो सेटअप है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमना शुरू करता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये आपको ऊपर उठेगा 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 और एक एंगल थीटा पे जाके ये रुक जाने वाला है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए, पहली बात तो ये ओमेगा कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन, और दूसरा सवाल है कि ये एंगल थीटा कितना है। बढ़िया है। अब सबसे पहले हम लोग इस ओमेगा के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, क्या देखें, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो इस हिंज के अबाउट आपको जो नेट टॉर्क है वो 0 होने वाला है, राइट। इस हिंज के अबाउट, क्योंकि हिंज पे आपको बेसिकली एक रिएक्शन फोर्स आएगा। हिंज पे आपको एक रिएक्शन फोर्स आएगा, एक आपको झटका वाला फोर्स आएगा, लेकिन वो फोर्स इस हिंज से ही पास कर रहा होगा। तो इसीलिए हम लोग इस हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि नेट टॉर्क अबाउट दिस हिंज इज बेसिकली 0, अबाउट दिस पॉइंट O इज बेसिकली 0। तो अगर हम लोग उस इक्वेशन का इस्तेमाल करें तो आप क्या लिखेंगे,
शुरुआती एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और जब हम लोग सिस्टम कहते हैं, हम लोग ये पार्टिकल और इस रॉड को कंबाइन कंसिडर कर रहे हैं। तो शुरुआती एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू बाद वाला एंगुलर मोमेंटम। तो शुरुआत में ये रॉड तो रेस्ट पे था, सिर्फ इस पार्टिकल का आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा इस पॉइंट के अबाउट। तो MVD वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि M इंटू यू और D की जगह होगा आपको ये वाला लेंथ L, सो MUL। राइट, देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है ये MVD वाला फंडा। अच्छा, और बाद में आपका ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O कितना है, तो वो आप क्या लिखोगे, रॉड का तो ml²/3 हो जाने वाला है और इस पार्टिकल का सिंपली ml² होएगा, क्योंकि इस पॉइंट से वो L दूरी पे था, इनटू ओमेगा। तो यहां से आप ओमेगा निकाल लोगे। राइट, तो इक्वेशन नंबर 1 से आपका ओमेगा खत्म हो गया। अब एक बारी इसके पास ओमेगा आ गया, अब ये आपको राइज करना शुरू करता है और फिर कहीं जाके रुक जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि सिस्टम ने अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी, और क्योंकि ये सिस्टम आपको ऊपर की ओर उठ रहा था, यानी कि इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन करा होगा। क्लियर है एकदम। अब जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो पॉइंट मास में तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट मास ने कितना हाइट गेन किया है, तो वो h2 हाइट गेन किया है। लेकिन ये जो रॉड है उसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन देखना है। तो शुरुआत में सेंटर ऑफ मास कहीं यहां था, राइट, टॉप मोस्ट पॉइंट से L/2 दूरी पे। अब ये सेंटर ऑफ मास यहां चला गया है, यानी सेंटर ऑफ मास ने h1 हाइट गेन करा है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, कैपिटल mgh1, that is the potential energy gain in the rod, plus small mgh2, potential energy gain by the point mass, is equal to half I total system का moment of inertia about point O multiplied by omega square. This is the loss in kinetic energy. H1 H2 कितना होगा, आप वो ज्योमेट्री से सॉल्व कर सकते हो। H1 आपको होगा L/2 1 माइनस कॉस थीटा, और H2 आपको होगा L(1 माइनस कॉस थीटा। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ा ही टफ हो जाएगा, ये तो एडवांस लेवल जैसा दिख रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सवाल एक तो ईजी है और ये मेंस में आपको पूछा जा चुका है, जहाँ पे हमें ये एंगल थीटा निकालना था। JEE 2020 का सवाल है ये। हमारे ही चैनल पे इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट है, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। आपको एंड में सभी लिंक भी दिया जाएगा। क्लियर है। अच्छा, यहां पे देखिए, अब आपका आता है 6th कैटेगरी, फिक्स्ड एंड फ्री कोलिजन। तो ये जो सवाल था ये बेसिकली आपको फिक्स्ड कोलिजन का ही है, लेकिन ये एक स्पेशल केस था जहां पे ये आके इससे स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। राइट, फिक्स्ड कोलिजन से मेरा क्या मतलब है कि आपका ये जो रॉड है वो एक पॉइंट के अबाउट हिंज्ड था, इसे हम यहां पे कह रहे हैं फिक्स्ड कोलिजन। और फ्री कोलिजन का मतलब क्या होने वाला है कि यही रॉड होगा, लेकिन वो किसी पॉइंट के अबाउट हिंज नहीं होगा, वो आपको एक स्मूथ टेबल पे, सरफेस पे रखा होगा हॉरिजॉन्टली ऐसे, और वो फ्री है, किसी भी पॉइंट के अबाउट मूव करने के लिए वो फ्री है। ठीक है, लेकिन कहां मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले यहां पे जनरल केस बात कर लेते हैं फिक्स्ड कोलिजन का। अब कोलिजन की बात आ जाती है सर, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाता है। और अगर आपने हमारा सेंटर ऑफ मास में जहां पे हमने कोलिजन डिस्कस किया था वो वाला वीडियो देखा है, तो वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन करते वक्त मैंने आपसे कहा था कि इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो हम रोटेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारा वो कोलिजन का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे है, आप उसको भी जाके रेफर कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस। राइट, चलिए, तो आपके पास यहां पे एक रॉड है, इसका मास m, इसका लेंथ l, और O पॉइंट के अबाउट ये हिंज्ड है। अब आपके सामने यहां पे एक पॉइंट मास है जो कि u वेलोसिटी से आ रहा है, और O पॉइंट से ये x दूरी नीचे है। वी आर टेकिंग अ जनरल केस। जनरल केस कर लेंगे तो कोई भी सवाल आपसे हिल जाएगा, इजीली हिलेगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, ये पॉइंट मास आएगा, इस रॉड के साथ आपका टकराएगा, और टकराने के बाद मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v1 हो जाता है, और ये रॉड आपको ओमेगा से अब घूमना शुरू करने वाला था। तो हमसे दो चीज पूछा जाता है, हमसे v1 पूछेगा, हमसे ओमेगा पूछेगा। तो दो वेरिएबल है ना, तो आपको दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। एज सिंपल एज इट इज, वेरी सिंपल। राइट, अच्छा, अब अगेन वही बात हो जाती है कि हम यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने वाले हैं O पॉइंट के अबाउट। ध्यान से देखिएगा, वी आर अगेन गोइंग टू डू एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। ये अपना इनिशियल फोटो, ये अपना फाइनल फोटो। अब बच्चे यहां सोच रहे सर यहां पे आपने हरे डब्बे में, हरे बादल के अंदर क्या लिखा हुआ है, P इज नॉट कंजर्व्ड। आपको यहां पे ध्यान से समझना है, ये फोटो है ड्यूरिंग कोलिजन। जब आपको कोलिजन हो रहा था तो इस पार्टिकल ने रॉड पे नॉर्मल इधर लगाया,
रॉड ने पार्टिकल पे नॉर्मल लेफ्ट साइड लगाया और ये आपको हिंज रिएक्शन है। एक बात आपको हमेशा यूज करना है कि जब भी आप हिंज रिएक्शन फोर्स लिखे, आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखा करें, N1 और N2, ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका रिजल्टेंट रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा। तो आप हमेशा सेफ साइड दो कंपोनेंट लेके चलते हो। एक कंपोनेंट हमेशा आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को इजी करने के लिए रॉड के अलोंग रखते हो, तो दूसरा कंपोनेंट ऑलरेडी आपका ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर आ जाता है। बट दैट इज नॉट रेलिवेंट ओवर हियर। द मेन पॉइंट ओवर हियर इज कि अगर आप इस पूरे सिस्टम को देखें तो इस पूरे सिस्टम पे अभी भी एक नेट फोर्स है, दैट इज N1 एंड N2, ऑल्दो ये आपको कैंसिल आउट हो जाने वाला है, राइट यानी कि आप इस पूरे सिस्टम पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि सिस्टम पे अभी भी नेट फोर्स है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बात है। लेकिन आप अभी भी O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो क्योंकि O पॉइंट से ही N1 N2 पास करने वाला है और ये कैपिटल N और इस कैपिटल N का जो टॉर्क होगा O पॉइंट के अबाउट वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट बेसिकली ये इंटरनल है। तो O पॉइंट के अबाउट जब हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया तो हम लिख सकते हैं शुरुआत में ये रॉड तो रेस्ट पे है, सिर्फ इस वाले पार्टिकल का हो जाएगा MUX जो कि MVD फॉर्मूले से आता है, और दूसरा फाइनल जो होगा अब इस पार्टिकल का हो जाएगा MV1X प्लस इस रॉड का अगर आप ध्यान से देखिए ये तो रॉड है इसीलिए ml²/3 इंटू ओमेगा। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, आप सभी को पता है कि उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन किस पॉइंट का वेलोसिटी? उस पॉइंट का वेलोसिटी जहां पे इंपैक्ट हुआ था, जहां पे इंपैक्ट हुआ था। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो रॉड पे तो इस पॉइंट पे इंपैक्ट हुआ है ना, जहां पे ये लाल डॉट आप देख सकते हैं, देखिए इस पॉइंट पे रॉड पे इंपैक्ट हुआ था। तो अगर ये रॉड ओमेगा से घूमना शुरू करती है तो रॉड के इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा इस वक्त वो आपको हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स, राइट एक्स डिस्टेंस नीचे है ना ये पॉइंट, तो ओमेगा इंटू एक्स राइट साइड है। तो इस पॉइंट पे आपको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये पॉइंट आगे जा रहा है ओमेगा एक्स से, पीछे आपको पार्टिकल आ रहा है V1 से, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ओमेगा एक्स माइनस V1 एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज सिंपली U, क्योंकि ये पॉइंट अभी रेस्ट पे था शुरुआत में। तो इस तरीके से आपने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लिखा है। आपको सवाल में हो सकता है कि E की वैल्यू 1 दे रखी हो, E की वैल्यू 1/2 दे रखी हो, जो भी दे रखा है यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको V1 और ओमेगा निकल के आ जाएगा। दैट इज इट। क्लियर है? अब हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं आपका फ्री एंड कोलिजन के लिए। फ्री अगर आपका रॉड है मूव करने के लिए किसी एक्सिस के अबाउट, ये रोटेट करने के लिए फिक्स्ड अगर नहीं है, तो आपके सामने यहां पे फिगर है, ये एक रॉड है जो कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा पड़ा है, राइट। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। रॉड का मास कैपिटल M और इसका लेंथ L है। ये एक पॉइंट मास है जिसका मास स्मॉल m और ये u वेलोसिटी से आपको आ रहा है और इस रॉड के साथ जस्ट टकराने ही वाला है अब, राइट। सेंटर ऑफ मास से आप देखिए तो इसकी दूरी आपको x है। टकराने के बाद इस पॉइंट मास का वेलोसिटी v1 हो जाता है, राइट। अच्छा, अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए, जब ये पार्टिकल आपको इस रॉड के साथ टकराया होगा तो इसने एक रॉड पे फोर्स लगाया होगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो एक फोर्स के वजह से इसका सेंटर ऑफ मास आगे तो ट्रांसलेट करता ही है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस नॉर्मल की वजह से एक टॉर्क भी आएगा जो कि इस सेंस में होगा एंटी क्लॉकवाइज, जिस कारण से ये रॉड जो है वो आपको ओमेगा से घूमना भी शुरू करेगा। एट द सेम टाइम इसका सेंटर ऑफ मास आपको V2 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव भी कर रहा होगा। क्लियर है? और अगर कोई बॉडी फ्री है मूव करने के लिए तो वो हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमता है। ये बात भी आपको एज अ कॉन्सेप्ट याद रखना है। अच्छा, अब यहां पे हम लोग अगेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की ओर बढ़ेंगे। एट द सेम टाइम इसके पहले वाले अगर आप एग्जाम्पल को देखें तो यहां पे आपको इस पूरे सिस्टम पे एक नेट फोर्स अभी भी बच रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखें तो ड्यूरिंग कोलिजन आपको नेट फोर्स भी पूरे सिस्टम पे जीरो होने वाला है, क्योंकि जितना नॉर्मल आपको रॉड पे इधर लगेगा उतना ही नॉर्मल इस पार्टिकल पे भी आपको लेफ्ट साइड लग रहा होगा। यानी कि आप इस वाले कैटेगरी में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एट द सेम टाइम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखेंगे। कितना वेरिएबल है सर? तो आप ध्यान से देखिए V1, V2 एंड ओमेगा, 3 वेरिएबल, तो आपको 3 इक्वेशन बनाने ही पड़ेंगे, राइट। चलिए हम लोग बनाते एक एक करके सारे इक्वेशन। सबसे पहला आपका हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट अबाउट एनी पॉइंट,
तो हम कौन सा पॉइंट चुने सर? तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला जो सी पॉइंट था वो चुन लिया है। अब इस पॉइंट के अबाउट शुरुआत में इस पूरे सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये रॉड तो रेस्ट पे था, तो इस पॉइंट मास का इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा MUX, बाद में उसी पार्टिकल का हो जाएगा MV1X, और ये जो रॉड है इस पॉइंट के अबाउट जब आपको ओमेगा से घूम रहा है तो I इंटू ओमेगा हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ml²/12 होता है ना, तो ml²/12 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर हम लोग यहां पे बात करें तो शुरुआत में पार्टिकल का मोमेंटम है m इंटू यू, बाद में पार्टिकल का मोमेंटम है m इंटू V1, और जो रॉड है उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? एक पूरे सिस्टम का जहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है वहां पे आप सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही लेते हो, तो यहां पे सिर्फ V2 लेना है, सो कैपिटल M इंटू V2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तीसरा आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगेन हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए। अब मेरी बात को यहां पे बहुत ध्यान से सुनना, हमें इस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए जहां पे आपका वो पार्टिकल इंपैक्ट किया था। अगर आप ध्यान से देखें इस रॉड के हर पॉइंट के पास एक V2 तो है ही। अगर इसके सेंटर ऑफ मास के पास V2 है तो आप ऐसा समझो कि इसके हर पॉइंट के पास एक V2 है ड्यू टू ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। लेकिन ये रॉड आपको घूम भी रहा है, तो अगर सिर्फ इसके घूमने के इफेक्ट को आप देखो तो इस पॉइंट के पास आपको दो वेलोसिटी होगा, एक तो V2 होगा, एट द सेम टाइम ओमेगा x भी होने वाला है। आप एक बार के लिए इस V2 को भूल जाओ, सिर्फ ओमेगा के वजह से क्या इस पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा इंटू एक्स नहीं होगा? होगा, राइट। और ओमेगा एक्स भी राइट साइड है, V2 भी राइट साइड है, तो इसलिए ये ऐड हो गया है। इस तरीके से अगर आप इस चीज को समझे तो आपको बहुत ईजी पड़ने वाला है हर चीज, ठीक है। अगर ये पॉइंट कहीं ऊपर होता, राइट, सपोज कीजिए एक x डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया जो कि यहां से ऊपर था, तो V2 तो अभी भी राइट साइड है, लेकिन अब ओमेगा एक्स पीछे हो जाता, यानी V2 माइनस ओमेगा एक्स लेते, राइट। हमारे सिचुएशन में नीचे वाला पॉइंट था, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? ये वाली वेलोसिटी माइनस ये वाली वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज योर u। इस तरीके से आपके पास 3 इक्वेशन बना है, 3 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करके आप V1, V2 एंड ओमेगा डिराइव कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये आपके सामने जो सवाल है एग्जांपल नंबर 5 जेईई मेन 2021 जुलाई अटेम्प्ट का सवाल है। ये सेम आपका कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, फ्री कोलिजन पे। अगर आपको इसका सोल्यूशन देखना है तो आपको सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करना है, राइट। आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, उस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, आप जाके इसका डिटेल सोल्यूशन वहीं पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना यहां पे आता है हिंज रिएक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और 99% से ज़्यादा बच्चे इसको इग्नोर करते हैं या फिर इसके बारे में शायद नहीं जानते हैं। आपको ध्यान से समझना होगा कि किस तरीके से आप हिंज पे जो रिएक्शन फोर्स लगता है वो आप निकाल सकते हो। हमने कुछ देर पहले ही ये बात डिस्कस किया था कि आपका जो हिंज पे रिएक्शन फोर्स होता है आप हमेशा उसको 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स के रूप में लिया करोगे। एक कॉम्पोनेंट आप लोगे रॉड के अलोंग और एक कॉम्पोनेंट लोगे रॉड के परपेंडिकुलर। तो यहां पे आपके सामने एक सिचुएशन है, मान लीजिए ये रॉड आपको इस पॉइंट पी के अबाउट रोटेट कर रही है और जब एंगल थीटा था तो रॉड का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, राइट। हम लोग एक बहुत ही जनरल केस लेने वाले हैं ताकि आपसे हर सवाल क्रैक हो, ठीक है। अच्छा, रॉड का मास m है, इसका लेंथ l है, तो चलिए हम लोग सारे फोर्सेस को दिखा देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो n1 और n2 हो गया हिंज रिएक्शन फोर्स, राइट। हमने n2 लिया है रॉड के अलोंग और n1 ले लिया है रॉड के परपेंडिकुलर। अच्छा सर, इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा mg का दोनों कंपोनेंट, एक हो जाएगा mg साइन थीटा, एक हो जाएगा mg कॉस थीटा, राइट। आप इन कंपोनेंट्स को ले सकते हो बड़े ही आराम से। अच्छा, अब हमने सेंटर ऑफ मास में ये बात सीख लिया था कि आप जब किसी सिस्टम पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो तो वहां पे एक्सेलरेशन होता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास बेसिकली 2 टाइप का एक्सेलरेशन होने वाला है। एक आपका यहां पे होने वाला है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि mg sin थीटा के डायरेक्शन में होने वाला है, और एक आपको होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो भी एक सर्कुलर पाथ में है। तो सेंटर ऑफ मास का टैंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू
रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब सेंटर ऑफ मास जो है वो तो इस हिंज पॉइंट से L/2 दूरी पे है, तो ये हो जाएगा अल्फा L/2 और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर विच इज ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2। तो हमें अब सब कुछ पता चल गया है कि इस सिस्टम पे आपको फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं और इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन क्या है। अब क्या लिखना है, F इज इक्वल टू ma। अच्छा, तो अगर हम सबसे पहले यहां पे बात करें सेंटर वाला जो है, राइट, सॉरी ये अपना है टैंजेंशियल वाला, तो आप देख सकते हैं mg sin थीटा माइनस n1 शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज योर मास इनटू अल्फा L/2। और अगर ये वाला इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए तो ये आपको हो जाएगा सेंट्रीपिटल वाला इक्वेशन, यानी कि n2 माइनस mg और cos थीटा, राइट। सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना लगेगा, एक तो n2 लग रहा है सेंटर की तरफ, लेकिन mg cos थीटा सेंटर से अवे लग रहा है, इसलिए n2 माइनस mg cos थीटा किया है। दिस इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप इन दोनों को सॉल्व करके n1 n2 निकालोगे और उसका स्क्वायर का समीशन अंडर रूट आपको दे देगा रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स। n1 और n2 का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। क्लियर है एकदम। तो इस तरीके से आप रिएक्शन फोर्सेस को निकालते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे एक सवाल है, एक रॉड है जो कि पहले हॉरिजॉन्टल था, इस पॉइंट के अबाउट वो रॉड हिंज्ड है, अभी ये हॉरिजॉन्टल है, आपने इसको रिलीज कर दिया तो ये आपको इस तरीके से नीचे गिरना शुरू करेगा। सो रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द हिंज रिएक्शन व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, फिर इसका सोल्यूशन आके देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका जो रॉड है जब वो वर्टिकल हुआ है तो मान लेते हैं इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाती है। अब ये ओमेगा कैसे सॉल्व करोगे, तो सर एनर्जी कंजर्वेशन से। आपका रॉड पहले ऐसे था फिर ऐसे वर्टिकल हो गया है, तो इसके सेंटर ऑफ मास ने कुछ हाइट लूज किया है, सो लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, तो वहाँ से आप ओमेगा निकाल लोगे और उसके बाद हम हिंज रिएक्शन तक पहुँच सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले जब रॉड आपका वर्टिकल हुआ है, अगर हम सारे फोर्सेस को दिखा दें तो यहाँ पे आपका हिंज रिएक्शन मान लेते दो है, n1 और n2। सेंटर ऑफ मास से आपका mg पास करेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा, और रॉड का ओमेगा कुछ ओमेगा मान लेते हैं। ठीक है, बच्चे सोच रहे होंगे कि सर रॉड के पास क्या कोई अल्फा नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं। आप अल्फा कैसे निकालते हो, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखते हो ना, तो एक काम करते ना, ये जो हिंज है इसके अबाउट देख लो, जब आपका रॉड वर्टिकल है तो कोई टॉर्क लग रहा है क्या, n1 n2 तो यहीं से पास कर रहा है, और mg को अगर आप ध्यान से देखो तो वो भी बेसिकली इसी पॉइंट से ही, लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से है, तो यहाँ पे ना ही mg n2 और n1 तीनों का ही कोई टॉर्क नहीं है इस हिंज के अबाउट, यानी सिस्टम का इस समय कोई अल्फा ही नहीं है, सिस्टम का कोई अल्फा ही नहीं है। तो अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास के पास इस समय सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर L/2, लेकिन टैंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ओमेगा निकालना बहुत जरूरी है, तो ये हो गया आपका ओमेगा लॉस इन पोटेंशियल, तो सेंटर ऑफ मास ने तो L/2 हाइट लूज करा है, सो mg L/2 इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक विच इज हाफ, आई कितना हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3, इस पॉइंट के अबाउट है, मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आपका हो गया है 3g/L, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने ऑलरेडी ये बात को समझ लिया है कि टॉर्क भैया n1 n2 और mg का अबाउट द हिंज इज जीरो, यानी सिस्टम का अल्फा जीरो है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे बेसिकली ये सेंट्रीपिटल वाला इक्वेशन लिखना होगा, यानी सेंटर की तरफ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो n1 माइनस mg, n1 सेंटर की तरफ है, mg सेंटर से अवे है, तो n1 माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ से आप n1 को सॉल्व करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 1 से उठा के यहाँ पे डाल दोगे, तो ये आपको निकल के आने वाला है 5/2 mg। और n2 की कोई वैल्यू है क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो राइट डायरेक्शन में सिर्फ n2 लग रहा है और कोई भी फोर्स नहीं है, राइट, और सेंटर ऑफ मास का तो कोई टैंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं है, सो n2 इज बेसिकली जीरो। तो ओवरऑल जो रिएक्शन फोर्स होगा वो n1 के ही बराबर है विच इज योर 5/2 mg। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इस लेवल का सवाल आपको जेईई मेंस में बिल्कुल ही आ सकता है, बिल्कुल भी ऐसे वैरायटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते अगर अपने को एक बहुत कंप्लीट और एक सिक्योर्ड परसेंटाइल या रैंक चाहिए। क्लियर है। अगर आपको और सवाल सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के सोल्यूशन रहे हैं रोटेशन के, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त 2020 सभी के कंप्लीट सोल्यूशन है, एक भी सवाल छोड़ा नहीं गया है,
राइट। एट द सेम टाइम कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स भी है, आपको सिर्फ इन लिंक्स पे क्लिक करना है, आप उसके सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको HC वर्मा के एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो फर्स्ट 70 क्वेश्चन के सोल्यूशंस भी इसी चैनल पे अपलोडेड है डिटेल वाइज। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, आपको वो खुल जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग जल्द ही मिलेंगे इसके पार्ट 3 वीडियो में, जहां पे हम लोग रोलिंग को बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।